गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मेजर्स के ऊपर होगा, यानी कि सिंपली जो है केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, संयम आपकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। कल मैंने आपको जो है बार ग्राफ हिस्टोग्राम से सारी चीज़ें बता दी थी किस तरीके से बनाए जाते हैं और संचय बारंबारता का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो वो मैं करा दूँगी आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट आगे देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सही है। अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं सांख्यिकी में अगर हम सिंपली स्टेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से हम ना वैल्यूज़ निकालते हैं। मतलब एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तो अलग ही है, उसके अलावा जो है वैल्यूज़ निकालना भी होता है। तो जो वैल्यूज़ हम निकालते हैं तीन तरीके से निकाली जा सकती हैं, तो तीन तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी होती है इनकी, सही है। तो वो जो होता है वो आपका क्या करा जाता है, अगर हम बात करें कह रहे हैं एन एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजुअली क्लस्टर अराउंड इट। अगर सिंपली अगर हम देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरीके की एवरेज वैल्यू होती है। ये जो एवरेज वैल्यू होती है तीन तरीके से निकाली जा सकती है। अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं और मोड के नाम से भी जानते हैं। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज होता है, मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू होती है, मोड जो होता है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी काउंट होता है कि कितना फ्रिक्वेंसी नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर सांख्यिकी औसत का जो अर्थ होता है, सिंपली जो स्टेटिक्स एवरेज होता है वो स्टेटिकल एवरेज का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं सांख्यिकी माध्य संपूर्ण समंग समूह का विवरण देने वाला एकमात्र संख्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि सांख्यिकी प्रयोगों में एक माध्य अवलोकन समूह के समस्त मूल्यों के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त में किया जाता है। अतः एक माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप माना जाता है। मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो तीन हम एवरेज पढ़कर आए हैं कि अर्थमेटिक मीन भी होता है जो कि एवरेज काउंट होता है, मीडियन होती है और फिर मोड होता है, सही है। इसी में अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम क्या बोल देंगे, अर्थमेटिक मीन को जो है माध्य के नाम से जानते हैं, फिर माध्यिका होती है और एक आपका बहुलक होता है। तीनों चीज़ों के बारे में बात करें तो उसमें अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में देखें तो हमारा माध्य यानी कि जिसको हम मीन बोलते हैं उसको कंसिडर किया जाता है और ये अपना रोल प्ले करता है चीज़ों को एवरेज तौर पर बताने के लिए, यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म देने के लिए, एक विवरण देने के लिए। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का विवरण करना चाहते हैं तो हमें मीन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कुछ जो है एवरेज का डेफिनेशंस भी दिया हुआ है यहाँ पर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ डेफिनेशन देखें तो देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है एन एवरेज इज द सिंगल वैल्यू सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यू, सही है। बहुत सारा अगर हमारे पास ग्रुप है उसमें से एक सिंगल काउंट, एक सिंगल वैल्यू जो हम कलेक्ट करते हैं एज अ होल क्वांटिटी, उसको हम एवरेज बोलते हैं। कह रहे हैं द मीन इज द सम ऑफ सेट ऑफ डाटा। और मीन का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब क्या होता है, सबका एवरेज निकालना। कैसे, सब अलग अलग इकाइयों को जोड़ दो, उसको डिवाइड कर दो टोटल इकाइयों से, कितनी इकाइयों के बारे में बात है। अब बात करते हैं औसत के कार्य, जो हम एवरेज मीन वैल्यू निकाल रहे हैं या फिर जो है अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं, इन सबका अपना फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला कार्य होता है तुलना करना। इसका यूज़ सिंपली जो है हम किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में, दो सैम्पल्स के बीच में, ऐसे मान लो कि एक जो है एक क्लासरूम ए है, क्लासरूम बी है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करना चाहती हूँ तो उनको औसत निकाल के बता सकती हूँ कितने बच्चे पढ़ने वाले, कितने बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। तो बेसिकली कंपेयर करने के लिए यानी कि तुलना करने के लिए भी हम औसत निकालते हैं, यानी कि एवरेज निकालते हैं। तो ये चित्र प्रस्तुत करना हो, हमें पूरा एक डाटा कलेक्ट करके बताना हो कि हाँ जी इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उन चीज़ों में भी हम जो है औसत निकालते हैं। यानी कि औसत का दूसरा कार्य होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति चित्र को प्रस्तुत करना, यानी कि उसको जो है एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में या फिर एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं हम किसी भी चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं किसी राष्ट्र के निवासियों की आय को व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करती है, जटिल एवं विशाल हो जाएंगे, कह रहे हैं ना। अगर हम बात करें एक एक अलग अलग इंसान की आय के बारे में बताएं, ये बताएं कि एक एक इंसान अलग अलग कितना कमा रहा है, तो वो काफ़ी जो है बड़ा हो जाएगा, लार्ज लेवल पर हो जाएगा। हो सकता है काउंट करने में 10 से 12 साल लग जाएँ। लेकिन एज अ होल एक एवरेज के तौर पर, जिसको हम जीडीपी बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता लगा लेते हैं कि एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है पूरे देश में। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी निकाल सकते हैं वन ऐसी चीज़ों में, तो औसत यहाँ पर काम करता है। समग्र का प्रतिनिधित्व करना, सही है। अगर हम बात करें कम्प्लीटली तो कंप्लीट चीज़ों का जो है प्रतिनिधित्व भी जो है वो औसत के थ्रू किया जा सकता है। मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। एक एवरेज काउंट के प्रति हम जब चीज़ों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे किस तरीके से होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो हमारा मार्गदर्शन भी करेगा। जैसे हमें बताएगा कि कौन सा आंकड़ा किस तरीके से कैसे चल रहा है। तो सांख्यिकी का विवेचन हम तीन चीज़ों पर कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। इसका तीन आधार होता है। एक होता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, फिर होता है डिस्पर्शन, फिर होता है कोरिलेशन, सही है। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप पहले जज करोगे किसी भी चीज़ को, सही है। डिस्पर्शन का मतलब होता है आप फैलाव देखोगे कितना डाटा कितनी चीज़ों में बटा हुआ है। उसके बाद होता है कोरिलेशन, एक दूसरे के प्रति किस तरीके का रिलेशनशिप पाया जाता है उनके बारे में। तो ये पांच जो है आपके कार्य हैं औसत के, सही है। ये पांच कार्यों के बारे में आपको पढ़ना है औसत में यहाँ पर। फिर बात करते हैं समांतर माध्य से आप क्या समझते हैं और इसके गुण और दोष बताओ, सही है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, तो समांतर माध्य और मध्यक दोनों चीज़ें बतानी है। तो समांतर माध्यम बेसिकली क्या होता है, एवरेज वैल्यू किसकी,
सारे के सारे जितनी भी इकाइयाँ या फिर जितना भी डाटा आपको दिया हुआ है, मान लो 10 डाटा आपको दिया हुआ है 10 चीज़ों का, 10 को सीधा सीधा जोड़ दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा सिंपली। सही है। कह रहे हैं एक औसत होता है जो पदमूल्यों को जोड़ने से निकलता है, इसके अलावा नहीं निकलता। इसके कुछ गुण होते हैं कि सरल होता है, निश्चितता बताता है, स्थिरता बताता है, सभी जो है मदों पर आधारित होता है। मदों का मतलब है हर एक डाटा की इक्वल काउंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि सबको ही हमें जोड़ना होता है और सब जोड़ने के बाद ही हमें एक एवरेज वैल्यू मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। बीजगणितीय विवेचन भी संबंध होता है इसमें हम जो है फ्रिक्वेंसी भी काउंट कर सकते हैं। दोष क्या होता है कि चरम मूल्य का प्रभाव होता है इसमें ना, मदों पर जब ये डिपेंड करता है डायरेक्टली, तो जितने भी मद होते हैं, जितना भी काउंट है, जितना भी नंबर है, उन सबको ही हमें एक श्रेणी में रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम निकाल सकते हैं। मध्यक भी तभी निकाल सकते हैं। तो भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकल सकता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है माध्य जो है सीधा करेक्ट निकले, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दे सकता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है जी। तो इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं सिंपली अगर हम देखें तो। तीसरा जो दोष है वो है अवास्तविक होता है, हास्यपद होता है। इसमें हम किसी तरीके का जो है क्या नाम है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत बार बोलते हैं कि एक मीन वैल्यू दे रखी है 15 ऑब्जर्वेशंस की 50, सही है। उसके बाद जो है बोल देते हैं कि जो 7वां ऑब्जर्वेशन है वो गलत था, उसकी जगह 11 आना था, अब बताओ नया मीन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने कभी सॉल्व करे होंगे, तो इस तरीके से भी मीन वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अवलोकन करना ऑब्जर्वेशन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। चतुर्थांश विचलन, ये सारी चीज़ें ये बेटा एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो। सही है। ये आपका चतुर्थांश वगैरह दिया हुआ है या विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये वाला पार्ट चाहें तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें आप ना पढ़ें। सही है। इसके अलावा अगेन जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको यहाँ से जो पढ़ना है वो सिंपली ये वाला पढ़ना है, जहाँ ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर जो है संक्षिप्त नोट लिखो। सबसे पहला है परीक्षा सुधार की आवश्यकता। सही है। एग्जामिनेशन चेंज क्यों करने हैं, परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़े हैं। इन क्वेश्चन को आप जो है सिंपली कर सकते हो। तो इसके बाद आपका ये यूनिट खत्म हो गया। 3rd यूनिट है आपका समावेशी विद्यालय। ये यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपको नई बुक स्टार्ट करवा रही हूँ। सही है। इस तरीके से हम आज कंप्लीट करेंगे हमारी चीज़ों को। और नई बुक में सबसे पहला टॉपिक जो है वो विजुअली इम्पेयरमेंट के ऊपर है, यानी किस तरीके से जो बच्चे होते हैं दृष्टिबाधिता, खासतौर से जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती हैं या फिर किस किस तरीके से वो बच्चे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं ऐसे बच्चों में। सही है। या ऐसे बच्चे कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ऐसे बच्चों को किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। सही है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके लिए कौन कौन से कानून दिए गए हैं, कौन कौन से स्कूलों की व्यवस्था की गई है, किस किस तरीके से इनके लेवल को हमने सुधारने की कोशिश करी है, क्या करा है क्या नहीं करा। सही है। तो ये यूनिट जो है सिंपली आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है, समावेशी शिक्षा के ऊपर है। सही है। और जितने भी आपके विजुअली इम्पेयर्ड या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी राइट्स वगैरह दिए हैं वो सारी चीज़ें भी हमें यहीं पर पढ़नी है। सही है बेटा। तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है, तो ईश्वर ने देखो हमें बहुत सारे अलग अलग सेंसेस दिए हुए हैं। 5 सेंसेस के बारे में तो हम सिंपली जानते ही हैं, आइज़, ईयर, नोज़, फिंगर्स, सही है, स्किन, ये जितनी भी चीज़ें हैं यही हमारे सेंसेस कहलाए जाते हैं। तो इन सेंसेस में से अगर देखने वाला सेंस हमारा ठीक नहीं है तो ऐसे बच्चों को हम जो है दृष्टिबाधित बोलते हैं, जिन्हें देखने में समस्या होती है, जो चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते। हो सकता है ब्लाइंड भी हो सकते हैं, कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। सही है। ज़रूरी नहीं है, मतलब नेत्र संबंधी दोष होगा उनको, वो दूर का हो सकता है, पास का हो सकता है, कैसे भी तरीके का हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को हम दृष्टिबाधित के नाम से जानते हैं। तो देखो दृष्टिबाधित भी 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम आंशिक दृष्टि दोष और द्वितीय गंभीर दृष्टि दोष। आंशिक दृष्टि दोष वाले बालकों को देखने में थोड़ी समस्या आती है। ऐसे बालक मोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। सही है। पतले अक्षरों को नहीं पढ़ पाते, दूर की नज़र या पास की नज़र कमज़ोर होती है। लेकिन जो गंभीर वाले होते हैं हो सकता है कि उनकी आंखों की रोशनी ही बिल्कुल चली जाए या उन चीज़ों को ठीक तरीके से वो ना पढ़ सके। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ब्रेल लिपियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है, ये हम पढ़कर आ रहे हैं कि अगर किसी को आई की प्रॉब्लम होती है, कोई अंधा है, तो उसको ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि एक तरीके की लैंग्वेज डेवलप की गई थी, लुइस ब्रेल ने डेवलप करी थी। सही है। क्योंकि वो खुद भी अंधे थे, उन्होंने ही जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए डेवलप की हुई है ताकि उनको किसी भी तरीके से ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो दृष्टिबाधित की परिभाषाएं कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी हुई हैं। जैसे 1932 में कह रहे हैं अमेरिकन मेडिकल संघ ने दृष्टिबाधिता को इस प्रकार व्यक्त किया है कि कानूनी दृष्टि से पूर्ण बाधित उन्हें मानते हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 200 या 220/200 हो। जैसे हमें पता है 6/6 का रेशो होता है, लेकिन इनका क्या होता है 20/200 का रेशो होता है। इससे कम हो और उनकी आंखों में सुधार के बाद जो है उत्तम हो जाए।
सही है। जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री के कोण पर ही उनकी आंख किसी चीज़ को उत्तम तरीके से देख पाए, अदरवाइज ना देख पाए। तो दृष्टिबाधित भी जो है दो तरीके के, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित जिनमें दूर की या पास की नज़र खराब हो सकती है, मोटे अक्षरों के वर्ड पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो ना दूर का ठीक से देख पाते हैं ना पास का देख पाते हैं, और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि एक तरीके ब्लाइंड लोग हैं। सही है। नेक्स्ट है आपका आंशिक रूप से दृष्टिबाधित। ऐसे कौन से लोग होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, आंशिक रूप से बाधित उन्हें कहते हैं जो कुछ देख सकते हैं या जो चश्मे की सहायता से देख सकते हैं। कह रहे हैं इनकी दृष्टि क्षमता 20 या 70 होती है, 20 से 70 के बीच में होती है। और अगर हम बात करें तो कह रहे हैं 20 फीट दूर तक ये चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, और सामान्य वाला 60 फीट की दूरी तक भी देख सकता है। सही है। तो कह रहे हैं ऐसे बालकों को जिनकी क्षमता 20/70 या 20/200 होती है, इनके मध्य के बीच में पाए जाते हैं, जो दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, नेत्र रोगों से पीड़ित होते हैं। सही है। उपरोक्त सारी चीज़ें भी होती हैं। चिकित्सा कराकर हो सकता है इनके अंदर जो है सुधार लाया जा सके, ऑपरेशन कराकर या फिर चश्मा लगाकर ये लोग जो है अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, समस्याओं को दूर कर लेते हैं। सही है। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित कौन से होते हैं, कह रहे हैं वे जिन्हें दिखाई नहीं देता और वे चलने के लिए छड़ी का सहारा लेते हैं। सही है। ऐसे बच्चे जो कि ब्लाइंड है, कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं। सही है। इनको देखा नहीं जाता, ये लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, आगे पीछे होने के लिए। सही है। या फिर अपने मूवमेंट्स को शो करने के लिए। ऐसे बच्चे ही ब्रेल लिपि द्वारा पढ़े जाते हैं, अभी बताया था। तो इनके कुछ लक्षण होते हैं, आंखें इनकी तिरछी हो सकती हैं, पलकों में सूजन हो सकती है, खुजली हो सकती है इनकी आंखों में, आंखों से पानी आ सकता है। सही है। रोशनी में देख नहीं पाते, आंखें बंद कर लेते हैं, चुंदी हो जाती हैं आंखें, जिन्हें हम बोल रहे हैं ना बिल्कुल छोटी छोटी कर लेते हैं। सही है। श्याम पट्ट में लिखे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, आंखों के पास पुस्तक ले जाकर देखना पड़ता है। सही है। पढ़ते समय शब्दों में उन्हें भ्रम होने लगता है, ऐसा लगता है, इल्यूजन्स होने लगते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो टूट के उनकी आंखों की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से जो है ऐसी दिक्कत आ सकती है गंभीर वाली। तो दृष्टिबाधित को पहचानने का तरीका सबसे पहला होता है व्यवहारिक लक्षण, उनका व्यवहार भी थोड़ा सा अलग होता है। तो कह रहे हैं निम्न दृष्टिबाधित की पहचान बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा के काल में ही हो जाती है। इन बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या आती है और ठीक से पढ़ नहीं पाते, वर्ड्स ठीक तरीके से दिख नहीं पाते हैं, मोटे पतले वर्ड्स में उनको प्रॉब्लम होती है ना। मेडिकल परीक्षण के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। सही है। टेस्ट करा लो तो भी पता लग जाता है। सही है। NCERT द्वारा भी दी गई कुछ प्रयोग हैं, उनके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। सही है। जैसे बच्चे को अगर हम देखें पढ़ते समय सर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, या आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पलकों को झपकाता है बहुत ज़्यादा, आंखों की पुतली का आकार जो है वो अलग है, उसका थोड़ा बड़ा है या फिर छोटा है, ऐसे बच्चों में देखने के लिए मिलता है। तो ये इनकी पहचान करने के अलग अलग तरीके हैं, 3 तरीके हैं बेसिकली, व्यवहारिक तौर पर, मेडिकल तौर पर, और NCERT द्वारा दी गई सूचियों के प्रयोग के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं श्रवण बाधिता की परिभाषा और इसका वर्गीकरण। श्रवण बाधिता क्या होता है बेटा, सुनने में प्रॉब्लम होना। सही है। सुन नहीं पाता, हो सकता है बहरा हो सकता है कान में इतनी प्रॉब्लम होगी, क्लियरली चीज़ों को नहीं सुन पाता है, या उनका जो कान वगैरह उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाते, एक बार में नहीं सुन पाएंगे, 2-4 बार में सुन पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को हम जो है हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि श्रवण बाधिता के नाम से जानते हैं। इसका भी बेटा इसका भी क्लासिफिकेशन है, 4 तरीके के होते हैं। एक होता है क्रम श्रवण बाधित बालक। सही है। जिनका स्तर जो होता है 35 से 51 के बीच में होता है, इनको 40% तक प्रॉब्लम होती है। सही है। मंद श्रवण बाधित होते हैं जिनका 55 से 59 के बीच में डेसिबल में श्रवण स्तर होता है, इनमें 40 से 50% तक की प्रतिशत में पाया जाता है। सही है। बाधिता प्रतिशत। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो 4th वाला है पूर्ण श्रवण बाधित, जो बिल्कुल बहरे होते हैं। तो उनमें जो डेसिबल तक जितनी चीज़ें हो सकती हैं श्रवण की, वो 90 से 110 के बीच में होती है, मतलब 100% तक बहरापन होता है इनके अंदर। सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब ये जो श्रवण बाधिता है, सही है, ये भी जो है अगर हम बात करें तो किस किस वजह से हो सकता है। आचरण श्रवण बाधिता हो सकती है। सही है। हियरिंग लॉस हो सकता है, पूरा का पूरा दिमाग से चला जाए, बच्चे को कुछ नहीं सुनाई देता। सही है। नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता हो सकती है। सही है। कह रहे हैं नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता आंतरिक नाड़ी संस्थान में दोष हो सकता है। सही है कि इंटरनली ही कानों की जो नसें वगैरह हैं इनमें प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं। सही है कि हो सकता है कभी कभी जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखी हों, मनोवैज्ञानिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा सोचता हो, उसमें रोग बहुत ज़्यादा हों, पता नहीं लग पाता और फिर बच्चे बहर हो जाते हैं। सही है। केंद्रीय श्रवण दोष होता है, इसमें क्या होता है बालक ध्वनि तो सुन सकते हैं लेकिन उनकी सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते। तो कुछ जो है इनके लक्षण होते हैं, धीमी गति से बोलते हैं। सही है। बहुत ध्यान से सुनते हैं, और थोड़ी सी गर्दन टेढ़ा करके भी सुनते हैं क्योंकि उनको क्लियरली नज़र नहीं आता, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है उस तरफ कान करके बैठेंगे ताकि उनको चीज़ें सुनाई दें। सही है। बिना जानकारी के बीच में बोल दे रहे हैं, उनको समझ नहीं आ पाता कि कौन सी चीज़ कैसे किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं इनकी। सही है। भाषा या वाणी संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उच्चारण ठीक तरीके से नहीं होता। सही है। अगर बोल ठीक तरीके से नहीं पाएंगे तो बेटा इनमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। उच्चारण दोष पाया जाता है इनमें। सही है। भाषा का बहुत कम प्रयोग करते हैं, ज़्यादा बोलने में हिचकिचाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम जो है अगर ठीक तरीके से सुन नहीं पाएंगे। और इन बच्चों को ऑलरेडी पता होता है कि इनको कानों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सुनने वगैरह में,
बौद्धिक योग्यता में देख सकते हैं, सही है। तो अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धता जो है ज़्यादा होती है, शब्दों का प्रयोग नहीं करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सही है। मानसिक मंदता भी पाई जाती नहीं, मानसिक रूप से जो है ये कमज़ोर नहीं होते, सही है। अशाब्दिक बौद्धिक कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर बोलना नहीं है ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कर जाएंगे। तो ऐसी तरीके से अलग अलग जो है योग्यता बताई है। इसी तरीके से बौद्धिक अक्षमता, सही है, और उसकी समस्याएं। बौद्धिक अक्षमता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि दिमागी रूप से जो बच्चों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, सही है। तो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे जो होते हैं उनका भी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो बौद्धिक स्तर में उनकी असमानता पाई जाती है, इसलिए इनको मेंटल रिटार्डेड के बच्चे के नाम से जानते हैं। तो कह रहे हैं अमेरिका के मानसिक मंदन समिति ने 1959 में जो है सांख्यिकी नियम वाली निकाली। उसमें बताया कि ये जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनमें जो है उनके व्यवहार में कौन सी चीज़ें कम होती हैं, तो परिपक्व नहीं होते, अधिगम नहीं ठीक तरीके से होता, सामाजिक समायोजन भी नहीं करा पाते। तो कह रहे हैं मानसिक मंदन से अभिप्राय सामान्य से विशेष रूप से निम्न स्तर की सामान्य बौद्धिकता क्षमता, मतलब जो एवरेज आईक्यू लेवल होती है उससे कम का आईक्यू लेवल होता है, ठीक तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाते, काफ़ी देर में लोगों को समझ में आता है। तो इनका भी वर्गीकरण किया गया कितने तरीके के बच्चे होते हैं ये वाले भी। तो देखो आईक्यू लेवल के तौर पर मेंटली रिटार्डेड बच्चा आईक्यू लेवल के तौर पर ही बताया जाएगा। तो मानसिक बाध्यता सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता हो सकती है, सही है। अधिगम में पिछड़ापन हो सकता है, मानसिक अपंगता होनी चाहिए, हो सकती है उनमें, सही है। मानसिक तौर पर अपंग हो सकते हैं, सही है। तो ये भी 4 तरीके की होती है। मंद मानसिक बाध्यता हो सकती है, साधारण मानसिक बाध्यता हो सकती है, तीव्र हो सकती है और एक प्रचंड हो सकती है, जिसमें दिमागी रूप से बिल्कुल पागल कह देते हैं, जिसे हम पागल खाने में पहुंचा देते हैं बच्चों को। तो मानसिक न्यूनता श्रेणी दी हुई है यहाँ पर। सामान्य से कम वाले जो होते हैं वो 80-89 वाले होते हैं। अधिगम में जो पिछड़ापन होता है वो 70-79 वाले होते हैं। इसी तरीके से जो प्रचंड वाला होता है उनका आईक्यू लेवल 20 से भी कम होता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना दिमागी तौर पर हम उनको समझा नहीं सकते, उनका मानसिक संतुलन ठीक तरीके से नहीं होता है। इनको पहचान कैसे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों को लेकर जो है अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर पाते, क्लासरूम में परीक्षण में हमेशा फेल होते रहेंगे, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, सही है। अस्थिर होते हैं, क्लास में स्थिर नहीं बैठ सकते, सही है। जो है सूक्ष्म चिंतन नहीं कर पाते, माइक्रो थिंकिंग नहीं होती इन बच्चों के अंदर, सही है। छोटी चीज़ों को नहीं सोच पाएंगे, जो बस बोला गया उसी में उनका ध्यान होता है और वो भी उनको ठीक तरीके से समझ में नहीं आता, सही है। क्षमता बहुत कम होती है, बहुत धीमी गति से सीखते हैं। अगर हम अभी उन्हें लिखवाना सिखाएंगे एफ और एफल तो हो सकता है 5 साल 10 साल 8 साल लग जाए उन्हें, वो 4th क्लास का ही ना पढ़ पाएँ। तो ऐसे बच्चों को हम जो है मानसिक रूप से अपंग जानते हैं। तो इनकी कुछ विशेषता भी होती हैं। क्रो के अनुसार दूसरों को मित्र बनाने में अधिक इच्छा होती है इनकी, खेलने में ज़्यादा इच्छा होगी, विद्यालय में असफलता से के कारण निराश रहते हैं, सही है। सामाजिक समायोजन नहीं होता इनके अंदर, सही है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें भी कही हुई हैं मंदबुद्धि बालकों के प्रति, यानी कि जो आपके एवरेज वाले होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका सेरिब्रल पाल्सी। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये छोड़ना है आपको यहाँ पर, इसके बारे में नहीं पढ़ना बेटा, सही है। फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और वो है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके ऊपर जो है एक्ट वगैरह भी बने हुए हैं। ये एक्ट वाली चीज़ें भी बहुत सारी जो हैं बनाई जाती हैं, सही है। और ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं किसी तरीके से, किस तरीके से इन चीज़ों को कम्प्लीट